नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ कथनी करनी पर भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता आशीष दीक्षित जी हैं, जो हमें भौतिक विषय की खूबियों और उनकी जटिलताओं पर जानकारी देंगे। कैसे बच्चे उसे आसान बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। आशीष दीक्षित जी नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे है। नमस्कार सर। भौतिक विज्ञान क्या है? देखिए सर, संसार में ये जो प्राकृतिक रचना जिसने भी ईश्वर ने या जिसने भी बनाई, भौतिक विज्ञान प्रकृति का ही एक प्रकार से अध्ययन है। बस ये है कि भौतिक विज्ञान को एग्जैक्ट परिभाषित करना ये मेरे ख्याल से थोड़ा जटिल है, लेकिन जो एक सामान्य परिभाषा भौतिक विज्ञान की दी जाती है वो ये होती है कि प्रकृति की परिघटनाओं का अध्ययन, प्रकृति में व्याप्त ऊर्जा और द्रव्य का अध्ययन, ये फिजिक्स कहलाती है, भौतिक कहलाती है। मतलब द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर, देयर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ फिजिक्स। ये भौतिक विज्ञान की सूक्ष्म परिभाषा दी जा सकती है। बहुत विशाल क्षेत्र है, इसलिए परिभाषित करना एक शब्द में कह दीजिए तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि प्रकृति का संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन ये भौतिक के अंतर्गत आता है। भौतिक विज्ञान के छात्रों की कठिनाइयां क्या हैं, इसको कैसे वो आसान करें, इस पर जानकारी दीजिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। भौतिक विज्ञान में कठिन कुछ भी नहीं। जिन बच्चों को ये लगता हो कि भौतिक विज्ञान कठिन है, तो कठिन कुछ भी नहीं। आप सुबह आपकी नींद खुली, आप जो काम शुरू करते हैं, जो भी करना शुरू करते हैं, वह भौतिक वहीं से शुरुआत हो जाती है। आपने ब्रश हाथों में होल्ड किया, पकड़ा, आपने ब्रश पकड़ा तो ब्रश आपके हाथ में क्यों आ रहा? भौतिक विज्ञान है, घर्षण के कारण। आपने रब करना शुरू किया दांतों से, दांतों पेस्ट लगाया और दांतों पे रगड़ना शुरू किया, भौतिक विज्ञान। क्या? दांतों में जो मैल के कण या धूल के कण या जर्म्स लगे हुए हैं, उनके और दांतों के बीच बल लग रहा, उस बल का नाम है असंजक बल। अब जब आप पेस्ट लगाते हो तो वो जर्म्स बाहर आ जाते हैं पेस्ट के साथ, मतलब पेस्ट के अणु और वो जर्म्स के कण अब आपस में इंटरेक्ट किए और क्या करे, अट्रैक्ट किए। अब इनके बीच लगा असंजक बल और उनकी वजह से वो बाहर आ गए। बात समझिए। सुबह सो के उठे, आपने अपना कंबल झाड़ा तो धूल के जो कण थे वो निकले और बाहर निकल गए। आपने कंबल झटका और धूल के कण कंबल में थे और वो सब उड़ के बाहर चले गए। यहां भी भौतिक विज्ञान। क्या? धूल के कण आराम से जिस अवस्था में थे, कंबल के साथ उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। आपने एक बाह्य बल लगाया, कंबल झटक दिया, कंबल तो अलग चला गया, लेकिन धूल के कण वहीं रह गए। अब उनसे क्या हो गए? वो अलग हो गए। जड़त्व का नियम, ये भी भौतिक विज्ञान। मतलब जो है दिनचर्या में हम भौतिक विज्ञान को दिन भर आप उसको जो है सामना करते हैं। और हाँ, यानी एक शब्द में कहें तो सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ कार्य करेंगे, उस कार्य का करना कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान से ही संबंधित है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, जटिलताएं नहीं है, बशर्ते इसको क्या है, समझने की जरूरत है। आप जितना अच्छा चीजों को समझेंगे, इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, उतना अच्छा फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में स्टडी के लिए आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे अपने अंदर। जी सर। जी, बोर्ड एग्जाम आ रहा है 20 दिनों बाद, 1 तारीख को एग्जाम भी जी, 1 को फिजिक्स का पेपर है, 16 समय से पेपर स्टार्ट। तो इन 20 दिनों में बच्चे कैसे अपने आप को जो है इसके लिए जो है सक्षम करें, जो कमजोर छात्र हैं वो कैसे अपने को जो है इसके लिए बेहतर करें, और जो अच्छे बच्चे छात्र हैं जो इस बार इसमें उनकी भौतिक विज्ञान अच्छी है, तो वो कैसे तैयारी करें, इस पर जरा प्रकाश डालिए। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इससे बहुत सारे बच्चों का बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपका समय लूंगा, क्योंकि बड़ा चीज आपने पूछ लिया है एक छोटे शब्दों के अंतर्गत। आप मतलब वैसे अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम 16 तारीख से भी स्टार्ट हो रहा है और 1 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। हाँ, मेरे ख्याल से 1 को, ये में भी ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, लेकिन 1 को है मेरे ख्याल से। फिजिक्स के पेपर से पहले जो स्टडी होती है, प्रॉपर स्टडी, पहली बात यह है कि स्टडी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको स्टडी में रेगुलर रहना पड़ता है। तो कुछ बच्चे हैं क्लास में, या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से फ्रॉम द फर्स्ट वन, मतलब डे 1 से उन्होंने स्टार्ट किया और आज तक वो रेगुलर इंटरवल पर अपने आप को वॉच करते हुए और रेगुलर सिलेबस की स्टडी करते हुए आए हैं। उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम
एग्जाम फेस करने में नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों हो सकता है कि उनके पास कोई पारिस्थितिक प्रॉब्लम रही हो सकता है सर्कमस्टेंसेस ऐसे ना हो रहे हो, या हो सकता है जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हो उस विद्यालय में उसको उतने अच्छे से ना रिप्रेजेंट किया गया हो, या हो सकता है कोई और अभाव रहा हो, कोचिंग ट्यूशन लोग बच्चे जाते हैं, बच्चों के पास समस्या रही हो, ऐसा कुछ ना कर पा रहे हो, तो परिस्थितियां कुछ भी रही हो, अगर मान लीजिए स्टडी नहीं हो पाई है तो उन बच्चों के लिए और जिन बच्चों ने रेगुलर पढ़ा है, इन दो बच्चों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं, या दोनों के लिए मेरी अलग अलग सलाह है। पहली सलाह उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अपनी स्टडी ढंग से कर रखी है, यानी प्रॉपर वे में स्टडी कर रखा है, उनके लिए सलाह यह है कि वो अपनी नर्वसनेस दूर करें। क्या दूर करना है? नर्वसनेस दूर करना है। बच्चों को आता सब कुछ है, पेपर से पहले जैसे एग्जाम के समय पहुंचते हैं तो उनकी नर्वसनेस उन पर हावी हो जाती है और वहां ऐन मौके पे पहुंचने के बाद उनका कॉन्शियस ब्रेन अचानक से काम करना बंद कर देता है। तो उनको क्या करना है? जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, है ना। उसके बाद अपने आप को कंसंट्रेट करो पेपर पे। पेपर में सबसे पहला काम करना है आपको टाइम मैनेजमेंट का। वैसे ये बाद में अभी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज ये है कि आपको डिटेलिंग पे काम करना है। डिटेलिंग का मतलब ये है कि आपने तैयार सब कुछ कर रखा है। आप मान लीजिए एक डेरिवेशन आया या एक न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल को फला 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 न्यूमेरिकल है, उसमें ये गिवन है, ये फाइंड करना है। तो एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसी राशि थी जो तुम्हें निकालना था, उस वेरिएबल को तुमने फाइंड किया, पूरा कैलकुलेशन किया, सिद्धांत रखने के बाद, फॉर्मूला रखने के बाद आखिरी में एक आंसर आया, आपने पूरा आंसर सही किया और आपने लास्ट में एक छोटी सी चीज मिस कर दी, मात्रक, मेजरमेंट यूनिट नहीं लिखी, मीटर पर सेकेंड या जूल या वाट या किलोग्राम, है ना। तो मात्रक मिस कर दिया, नंबर गया। तो अच्छे बच्चों को नंबर पाने के लिए तो आपने पढ़ ही रखा है, नंबर कटने ना पाए इस बात पे ध्यान देना है। मेरी बात समझिएगा, नंबर कटने ना पाए का मतलब यह है कि आपको डिटेलिंग पे ध्यान देनी है, आपको स्टेप्स मिस नहीं करने हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जब आप मेजरमेंट यूनिट लिखते हैं तो उसमें मैंने देखा है मीटर पर सेकंड पूरा न लिख के क्या करते हैं, एम लिख दिए, स्लैश लगाए, एस लिख दिए, मीटर पर सेकंड हो गया। एग्जामिनर वहां आपकी लैंग्वेज को या आपकी इनक्रिप्टेड भाषा पढ़ने नहीं बैठा है, आप उसको पूरी बात बताइए कि ये मीटर और पर सेकंड है, वो उसको मेगा पर सेकंड क्यों ना पढ़े भाई, बात समझिए, वो क्यों ना पढ़े। तो इसलिए आप उसको डिफाइन करके दीजिए, नहीं भाई ये मीटर पर सेकंड ही है। तो आपको इस डिटेलिंग पे काम करनी है। स्वच्छता पर ध्यान देना है, यानी आपकी कॉपी साफ सुथरी हो। आपकी राइटिंग कैसी भी है वो अब आप 2 दिन में नहीं सुधार सकते, लेकिन आप ये जरूर कोशिश कीजिए कि उसमें काट पीट बहुत ज्यादा ना हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो। आप जितना अच्छा डायग्राम से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, आप जितना अच्छा डायग्राम बना के उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, उतना ज्यादा एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन स्टेप मार्किंग उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आधे अधूरे नंबर स्कोर करना चाहते हैं। आपका फोकस कहां है? आपका फोकस है टॉप 10 में जगह बनाना, टॉप 5 में जगह बनाना। तो उसके लिए आप डिटेलिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ये हो गई अच्छे बच्चों के लिए। अब आते हैं द्वितीय श्रेणी के बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने मान लीजिए कि स्टडी बढ़िया नहीं कर रखी, अभी तक उनको पढ़ाई का मौका या किसी हिसाब से वो मान लीजिए मिस हो गई है, उनके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो अब से, आज से कंसंट्रेट करें। आज वो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करें। जैसे फिजिक्स है, उसका सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए। अच्छा, इस बार के सिलेबस में भी 30% का रिडक्शन है। कोविड की वजह से जो भी मुख्य धारा से जो पढ़ाई हट गई, उसकी वजह से 30% का छूट दिया गया है। तो उस सिलेबस में आप कंसंट्रेट करें कि भैया जो है ये चीजें हमको पढ़नी है और ये चीजें नहीं पढ़नी है। तो जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसको अलग कर दीजिए। अज्ञानता में क्या होगा, रिड्यूस जो सिलेबस वो भी पढ़ लिया और वो वहां आना नहीं है, तो रिड्यूस सिलेबस अलग कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के 3 साल के 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लेने हैं अनसार्ड से। उस अनसार्ड में आप ये देखिए, 3 साल के भी अगर पेपर उठा लिए तो एक सेट में 7 पेपर होते हैं और 3 सेट में कितने हो गए, 3 साल के सेट में 21 पेपर हो गए। उन 21 पेपर में ये देखिए कि कौन सी चीज है जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी का मतलब
कि वो हर साल हर पेपर में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, वो टॉपिक आप वहां से चूज कीजिए। फिर उन टॉपिक्स को आप अपने सिलेबस में हाईलाइट कीजिए जो लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। और ये बात मैं कर रहा हूं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, यानी जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने से फायदा यह है कि शॉर्ट वाले अपने आप तैयार हो जाते हैं, उनको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो टॉपिक आप क्या करें, वो टॉपिक आप अपने सिलेबस में हाईलाइट कर लीजिए। अब वो सिलेबस आपका तैयार हो गया कि हाँ आपको भी इतना पढ़ना है। अब उन टॉपिक्स में से कुछ चीजें होंगी जो आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, साल भर बीता है तो ऐसा तो नहीं कि एकदम नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, छुआ नहीं, कुछ चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। तो जो चीजें आपको पहले से तैयार, आपका कॉन्शियस ब्रेन जिनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड है, उनको आप पहले से तैयार कीजिए रफ पेपर पे। और तैयार करने के बाद A4 साइज के पेजेस खरीदिए और उन पेज पर उनको, जिस चीज को आप तैयार कर चुके हैं, उसको बढ़िया प्रॉपर प्रेजेंट करके और एक किनारे रख दीजिए। अब क्या करना है, अब दूसरा टॉपिक उठाइए। मान लीजिए कोई एक टॉपिक, मान लीजिए उठा लिया एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने नहीं पढ़ा लेकिन वो ये देखा कि बार बार पूछा जा रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज के समय में सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, डाउटनेट के चैनल्स हैं, आप यूट्यूब पे डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनमें आप किसी एक पे क्लिक कीजिए। ये मैं अब की बात कर रहा हूं। और उसके बाद क्या करिए कि उसको प्रॉपर वे में वॉच करिए, देखिए एक एक टॉपिक जो आपने सिलेबस से उठाया है, उस एक एक टॉपिक को अब से अगर बैठ जाएंगे तो कोई ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम टॉपिक होंगे जो 50, 55, 60 टॉपिक, जो इस प्रकार के टॉपिक होंगे 50, 55, 60 टॉपिक। अगर एक एवरेज, अगर एक दिन में हम 6, 7, 8 टॉपिक भी तैयार कर लें तो 4, 5, 6 दिन बीतेगा, आपके मैक्सिमम टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएंगे। अगर मान लो 5 टॉपिक 6 टॉपिक एक दिन में तैयार कर लिया और मान लीजिए 50 टॉपिक है तो 8-9 दिन का गैप में आप 50 टॉपिक लगभग कवर कर लेंगे। और 1 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, आपके पास अभी इधर टाइम है, और 16 तारीख के एग्जाम के बाद 24 तारीख तक बीच में गैप भी है, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो उस गैप में आप उसकी स्टडी प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो ये सलाह है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक जो है मान लीजिए कम पढ़ रखा है या किन्हीं कारणों बस उनका मिस हुआ है, ये उन बच्चों के लिए है। अच्छा, तीसरी चीज है कि अगर मान लीजिए आपको वहां नहीं समझ में आता है तो आपके स्कूल में टीचर होंगे आपके, जो आपको पढ़ाए होंगे, आप उनके पास पहुंचिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि सर इस टॉपिक में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो हमसे मिस हो रहा है, उस टॉपिक को आप उन टीचर से एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अब तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो आपने A4 साइज के पेपर पे लिखा था, उन पेपर्स को कलेक्ट करते जाइए। अब आपके पास वो एक छोटा सा शॉर्ट नोट तैयार हो गया A4 साइज के पेपर पे, उनको आप क्या कर सकते हैं, जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उसके 2 घंटे पहले आप जो पढ़ते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पूरी की किताब नहीं पढ़नी है, आपको केवल वो रिवाइज करना है जो आपने ये 60 नोट्स 8-10 पन्ने के 20 पन्ने के प्रिपेयर किए। तो इस तरह से अगर जो है तैयारी की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अपना 100% या अपना बेहतर प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। जी सर। अच्छा, 3 घंटे का पेपर होना है फिजिक्स का, तो 3 घंटे के पेपर में का समय को समयबद्ध कैसे करें, कैसे पेपर दें उसको? जी, सबसे बड़ी बात यही है, आज की डेट में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर बच्चे जो बैठते हैं, तैयारी सबकी बराबर होती है, सब अच्छा तैयार करते हैं, लेकिन कोई एक होता है जो क्रॉस कर जाता है एग्जाम, कोई एक होता है जो रह जाता है, जबकि दोनों की तैयारी बराबर है। उसमें फर्क कहां आता है, उसमें फर्क आता है पेपर के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट में। बच्चे ने बढ़िया सा पेपर शुरू किया, एक एक आंसर निकालता चला गया, पता लगा 9 क्वेश्चन किए, टाइम बीत गया, या 8 क्वेश्चन किए, टाइम बीत गया, और क्वेश्चन थे 50। तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली वर्क करना है। इसके लिए आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि टोटल कितना समय है और टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। मैं एक छोटा सा आइडिया बताऊं आपको, जैसे फिजिक्स का जो पेपर आएगा तो उसमें नंबरिंग में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन। तो 6th, 7th, 8th और 9th ये 4 क्वेश्चन होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 20 नंबर के ये पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन। उसके पहले तीसरा और चौथा क्वेश्चन ऐसे होगा, या चौथा और 5वां क्वेश्चन ऐसे होगा कि जिसमें पार्ट्स होंगे, उसमें 3 नंबर के क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट होते हैं, यानी 30 नंबर का वो आता है, यानी 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन उधर हुए 4 और इधर 10 हुए, कितने हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए। नंबर कितने हो गए, 20 और 30 मिलकर 50 नंबर हो गए। अब 2 नंबर के आते हैं 4 क्वेश्चन,
2 नंबर के होंगे, जो 4 क्वेश्चन होंगे। तो 14 और 4 टोटल कितने हो गए? 18 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद फिर 12 नंबर के 12 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के। अब टोटल क्वेश्चन ये मान के चलिए, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा किनारे रखें तो टोटल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मान लीजिए बने, मान लीजिए 18 क्वेश्चन बने टोटल, एक रफ आइडिया में दे रहा हूं। 18 क्वेश्चन बने, आपके पास समय है 3 घंटे का। 3 घंटे का अर्थ है 180 मिनट। डिवाइड कर दीजिए 18 क्वेश्चन से, तो एक क्वेश्चन पे कितना मिनट मिला आपको? 10 मिनट। अब आपके ब्रेन में ये चल रहा है कि 10 मिनट में हमको मैक्सिमम एक क्वेश्चन करना है। अच्छा, फिजिक्स की खासियत यह है कि यहां आपको क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहां आपकी क्वालिटी मैटर करती है। यहां जो क्वेश्चन होंगे, हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन 2.5 पेज में जाए, और हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन आधे पेज में आ जाए। ये फिजिक्स है, यहां क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन जिसको आपने 10 मिनट मान के चले हैं, वो 3-4 मिनट में हो जाए। लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी हो जिसको 10 मिनट मान के चले थे और 12 मिनट भी लग गया। बात समझे कि नहीं? तो उसके जो 6 मिनट बचे, उसमें जो 2 मिनट वेस्ट हुए, ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये मैनेज हो जाएंगे। तो वहां पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है ना? तो एक क्वेश्चन पे आप अगर 10 मिनट मान के चलेंगे तो इस तरह से आपका टोटल में जो टाइम है वो शेड्यूल्ड हो गया। अब आप अपनी घड़ी, जो भी घड़ी आपने रखी है या सामने जो जहां आप एग्जाम देंगे वहां पे रखी होती, उसको रेगुलर देखिए और सेट कर दीजिए टाइमर कि हमको 10 मिनट में मैक्सिमम एक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर ही लेना है। तो इसके लिए शुरुआत जटिल क्वेश्चन से नहीं करना। जटिल का देखो, कठिन और सरल की छोटी सी परिभाषा है, या तो वो आपको आता है या तो नहीं आता। तो जो नहीं आता वो कठिन, और जो आता है वो सरल। तो जो आता है आप उसको पहले करना शुरू कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको पहले कीजिए। इससे यह है आपका पहले मैक्सिमम, देखिए पेपर में क्या लिखा है, कॉपी आपकी सादी है। अब आप पेपर से उठा के कॉपी पे जो कुछ लिखते जाएंगे वो आपका वेटेज बढ़ाता जाएगा, वेटेज बढ़ाता जाएगा। आपने 5 नंबर के क्वेश्चन कर लिया, 5 आपके, फिर अगला 5 कर लिया, वो 5 फिर आपके, यानी 10 नंबर हो गया। तो आप क्या करिए, जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें ज्यादा नंबर, बड़े क्वेश्चन का मतलब मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स के हैं और हमें पता है, पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर अगर मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन तो है लेकिन हमें पता नहीं, तो फिर छोटे नंबर आइए क्वेश्चन पे, जो हमें पता है पहले उसको करिए। जो हमें पता है वो करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, और फिर धीरे 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 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और तैयारी हमारी बढ़िया हो जाती है, कोई क्वेश्चन छूटता नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं किया तो क्वेश्चन छूट जाने का खतरा फिजिक्स में, और कम से कम जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप और दे रहे होंगे उसमें बहुत ज्यादा है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा अंत में, कि जो बहुत से बच्चे होते हैं कि सवाल कोई दूसरा है जी। और वो आंसर को दूसरा लिखाते हैं, तो इसके लिए क्या उनको बताया जाए कि मतलब कि अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। जी। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसका आंसर भी उनको शायद कहीं ना कहीं याद जरूर आ जाएगा। अगर उन्होंने पढ़ा तो याद आएगा, इसलिए उस पर जरा सा। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी, और एक अनएथिकल चीज भी है ये। लोग सलाह दे देते हैं कि आप वहां खाली खाली बैठे हो तो आपको क्वेश्चन पूछा कुछ हो गया, आपको जो आता फिर वो लिख दीजिए। हाँ, लेकिन ये एक अनएथिकल चीज है, अनैतिक चीज है। वहां आपको ये करना है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक बार नहीं समझ में आया आप फिर पढ़िए, फिर नहीं समझ में आया फिर पढ़िए। अब 3 बार पढ़े लेकिन समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की जो वर्बल मीनिंग, लिटरल मीनिंग निकल के आ रही है, लिटरल मीनिंग, जैसे सिंपल सा समझ में, जैसे मान लीजिए लिखा है कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई आइडिया नहीं है, तो हम मैग्नेटिज्म की लिटरल मीनिंग क्या समझ में आती है कि कोई एक ऐसी चीज है या कोई एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट या रिपल करता है। तो मैग्नेटिक का जो लिटरल मीनिंग हो उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और फील्ड, तो मैग्नेटिक और फील्ड क्या होगा, कंबाइन हो गया, और उससे संबंधित आपने थोड़ी चीजें लिखी। तो वो 100% सही है ये तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अंश सही जरूर है, और इसीलिए स्टेप मार्किंग होती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों का जो कुछ भी उन्होंने लिखा, टीचर ये मान के चलता है कि कोई भी आंसर 100% गलत नहीं होगा, बच्चे ने जो लिखा है उसमें कुछ ना कुछ सही जरूर होगा। तो अगर लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप लिखने लगेंगे तो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं वो चीजें पड़ी होती हैं जो क्लास में आपने
सुन रखी है, पढ़ तो नहीं रखी, चलो मान लो कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ा, लेकिन क्लास में अगर बैठे थे और टीचर बोर्ड पे कुछ समझा रहा था तो ब्रेन में कुछ ना कुछ चीजें वो अपने आप मतलब पहुंच ही जाती है अनायास ही। तो वो आप जब लिखने लगेंगे तो आपकी लेखनी में वो देखने को मिलेगा उसको। तो एक क्वेश्चन का आंसर गलत देने से अच्छा है, गलत ही हो गया ये कि पूछा कुछ और गया, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। उससे अच्छा है कि आप उसको वर्बल या लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें और गौर करें कि जो आप लिख रहे हैं उसमें कुछ भी मिथ्या ना लिखा हो। कॉपी भरने का ये मतलब नहीं होता कि आप जाएं गीत संगीत और वही उल्टी सीधी चीजें लिख के चले आए, है ना। कॉपी भरने का मतलब होता है कि उससे संबंधित चीजें लिखें। और ये टेक्निकल सब्जेक्ट, इसमें कॉपी भरना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितनी लॉजिकली आंसर दिया है। तो लॉजिकल आंसर मैटर करता है फिजिक्स के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है साई इंटर कॉलेज लफेड़ा बाग के आशीष दीक्षित जी प्रवक्ता रहे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक एक बिंदुओं पर जो है बच्चों को जो जानकारी दी। और हम कामना करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपकी बातें समझ करके और बहुत ही अच्छा पेपर होगा। इसके लिए सभी छात्रों को शुभकामनाएं। बहुत जी बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चों को भी बहुत अनंत शुभकामनाएं। आप सब जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और फिर मेरे पास आइए, मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।